मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार फ्रेंड्स। अपने इस वीडियो में मैं आपसे आईएएस के प्री एग्जामिनेशन में हिस्ट्री की फोकस्ड तरीके से प्रिपरेशन करने के बारे में कुछ बातें करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए कौन कौन सी ज़रूरी बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और फिर मैं हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन पर बात करूंगा। सबसे पहले मैं यह तथ्य आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि हिस्ट्री की जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ उस तैयारी को कंटिन्यू करें। आप इस गलतफ़हमी में मत रहें कि मैं जो टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ, केवल इन्हीं टॉपिक्स से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ऐसा कतई नहीं होगा। हाँ, यह ज़रूर है कि मैं जिन टॉपिक्स की चर्चा कर रहा हूँ, उनके एग्ज़ामिनेशन में आने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है और इसलिए यदि इन टॉपिक्स पर आप परफेक्ट तैयारी कर लेते हैं, अपनी पकड़ बहुत अच्छे तरीके से बना लेते हैं, तो क्वेश्चन पूछे जाने पर जब आप सटीक जवाब दे देंगे, तो आपको उसका अतिरिक्त लाभ मिलेगा और ऐसा करके आप अपने स्कोर में 4 to 5% की वृद्धि कर सकते हैं, जो किसी भी मायने में कम नहीं है। क्योंकि हिस्ट्री से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनमें करंट अफेयर्स की संभावना नहीं के बराबर होती है और करंट अफेयर्स एक तरह से बहुत बड़ा चैलेंजिंग टॉपिक है, आप कह लीजिए चैलेंजिंग सेक्टर है। तो इस लिहाज से चूंकि यह चैलेंज हिस्ट्री में नहीं है, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सही मेरे इस सेक्टर से उत्तर हों। दूसरी बात जो आपके फेवर में है वो ये है कि मेंस में तो वर्ल्ड हिस्ट्री है और उससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, लेकिन प्री में वर्ल्ड हिस्ट्री पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ये एक अच्छी बात है। इसलिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री को पूरी तरह से छोड़ सकते हैं। तीसरी बात, जब आप तैयारी करेंगे, चाहे आप सिलेबस के आधार पर तैयारी करें, चाहे आप एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करें, जो हिस्ट्री का जो पॉलिटिकल पार्ट है, जिसे आप पॉलिटिकल हिस्ट्री कह लीजिए, उस पर प्रश्न नहीं के बराबर पूछे जाते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल पूछे ही नहीं जाएंगे, नहीं के बराबर पूछे जाते हैं, कभी कभी पूछ भी लिए जाते हैं। और मैंने देखा है कि जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें अगर आप अपने दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल करें या सामान्य धारणा भी यदि इतिहास के बारे में आपकी बनी हुई है, तो आप उसका उत्तर ढूंढ लेंगे। उदाहरण के तौर पर आइए मैं क्वेश्चन पेपर से आपको एक क्वेश्चन पढ़ करके सुनाता हूं, इसे आप ध्यान से सुनें। भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। घटनाएं दी हुई हैं। पहला, राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय। दूसरा, महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना। तीसरा, परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। चौथा, गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना। ये चार दिए हुए हैं और इसके बाद फिर दिया है कि उपर्युक्त घटनाओं का प्राचीन काल से आरंभ कर सही कालानुक्रम क्या है। ठीक है, चलिए अब आगे ABCD विकल्प दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में देखिए कि जो चारों दिए हुए हैं वो स्थापना को लेकर के दिए हुए, जो इसके संस्थापक रहे, वंश के संस्थापक रहे हैं। तो देखिए, जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वंश की स्थापना किसने की और ये कब की, ये तो आपको मालूम होना ही चाहिए। तो इसे आप चाहे पॉलिटिकल हिस्ट्री कह लें या नहीं कह लें, या कालक्रम पर ध्यान आपका हो, ये आप मान करके चल सकते हैं। लेकिन जब आप इतिहास पढ़ें तो आपके दिमाग में एक क्रम से जो तस्वीर बननी चाहिए इतिहास की, जो लेयर्स तैयार होने चाहिए, वो होने ही चाहिए। तभी तो ये होगा कि आपने हाँ इतिहास की तैयारी की है। देखिए, इतिहास की किताब को पढ़ लेना अलग बात है, लेकिन इतिहास को इस तरीके से पढ़ना कि आपको उसके बारे में जानकारी भी है, बिल्कुल अलग बात है। तो आपके पास जानकारी होनी चाहिए, आपको केवल रीडिंग नहीं मारनी है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि सर मैंने 3 रीडिंग मार ली है तो क्या सफिशिएंट है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं दोस्तों, और वो ये है कि मैंने ये देखा है कि जो 60% क्वेश्चन जो हिस्ट्री पर पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर मॉडर्न इंडिया से होते हैं। जब मैं मॉडर्न इंडिया की बात कर रहा हूँ तो आप ये मान करके चलिए कि जब से अंग्रेज और जो विदेशी खासकर फ्रांस और हॉलैंड के लोग भारत आना शुरू करते हैं, तब से मॉडर्न इंडिया की शुरुआत होती है। लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये मान करके चलिए कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ आ गए और कंपनी का शासन ठीक ठाक स्थापित हो गया,
है ना, बाकायदे युद्ध वगैरह में जीत करके वो इन्होंने यहाँ द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दी, तब से आप सही मायने में मॉडर्न इंडिया की शुरुआत मान सकते हैं। यानी कि मोटे तौर पर अगर मैं सन की भाषा में बात करूं तो आप कह सकते हैं कि 1765 से लेकर के 1947 ये मॉडर्न इंडिया का पीरियड है, और इससे लगभग 60% क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इसमें भी जो सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है वह फ्रीडम मूवमेंट को दिया गया है। अगर हम 60% क्वेश्चंस में से फिर ढूंढें कि कहाँ कहाँ से कितने पूछे गए हैं, तो इस 60% में से लगभग 70% क्वेश्चंस फ्रीडम मूवमेंट से, यानी कि फ्रीडम मूवमेंट बहुत बड़ा पार्ट है आपकी प्रिपरेशन का। दोस्तों, अब जो रिमेनिंग 40% क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि 60% तो हमने देख लिया कि मॉडर्न इंडिया से आगे, तो रिमेनिंग जो 40% क्वेश्चन है हिस्ट्री के, उसमें से भी ज़्यादातर क्वेश्चन एंशिएंट इंडिया से पूछे गए हैं। इसका मतलब है कि जो मेडिवल पीरियड हमारा रहा है उससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान रखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तुलनात्मक रूप से कम प्रश्न पूछे जाते हैं। राइट? तो ये है क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आते हैं, तो उन सेक्टर की तरफ आपका ध्यान विशेष रूप से जाना चाहिए जब हम हिस्ट्री की तैयारी कर रहे होते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, उसके बिल्कुल दो पक्ष होते हैं। पहला तो ये है कि हमें फैक्ट जानना है। कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं, और खासकर जो कल्चर से रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि कल्चर से रिलेटेड जो फैक्ट्स होते हैं उनकी सीमा एक ये होती है कि वहाँ बहुत ज़्यादा अनुमान लगाने की गुंजाइश नहीं होती। अनुमान की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सिविल सर्विस के प्री एग्जामिनेशन में आपके अनुमान लगाने की क्षमता जितनी ज़्यादा होगी, सफल होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। लेकिन फैक्ट्स का अनुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो खासकर जो कल्चर वाले क्वेश्चंस होते हैं वहाँ थोड़े से आप फैक्ट्स को ज़्यादा पकड़ करके चलें। और जैसे मैंने अभी कालक्रम और वंश की स्थापना और उसका जो पीरियड एग्जैक्ट भले ही आपको न याद हो कि इतने इतने सन में ही स्थापना की गई है, लेकिन सामान्य पीरियड के, अच्छा ये 6th सेंचुरी के, अच्छा ये 11th सेंचुरी का है, उसके आसपास का है, तो इतना एहसास ही कह लीजिए कि आपके दिमाग में इन बातों का होना चाहिए। देखिए, जो मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूं तो मुझे लगता है कि इसके बारे में अगर मैं आपको उदाहरण दे सकूं तो शायद आप इसे और अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। जिसे मैं फैक्ट कह रहा हूं तो मेरे कहने का क्या अर्थ है, आप देखिए। एक प्रश्न है फ्रेंड्स, प्राचीन भारत के विद्वानों ऑब्लिक साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है। दूसरा, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है। और तीसरा, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। और इसके बाद फिर ABCD विकल्प है। अब आप देखिए कि इसमें अगर आपको फैक्ट्स की जानकारी नहीं है तो फिर आप उत्तर नहीं दे सकेंगे, बल्कि हो सकता है कि आप माइनस मार्किंग के चक्कर में पड़ जाएं। तो जब आप इतिहास को पढ़ें तो कालक्रम, उसका पीरियड देखिए, इतिहास तो है ही है, घटनाओं का क्रम है, तो आपके दिमाग में बिल्कुल जैसे कि एकदम कोई स्तरीय चट्टानें होती हैं ना, बिल्कुल परत दर परत चट्टानें, उस तरीके से क्रम आपके दिमाग में मौजूद होने चाहिए। और कुछ जो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, जब मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ तो याद रखिए केवल महत्वपूर्ण फैक्ट्स, अदरवाइज तो इतिहास तो फिर फैक्ट्स का जमावड़ा है। और अगर आप सबको याद करने की, रटने की कोशिश करेंगे तो ये मान करके चलिए फिर आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। यहां मैं आपको एक बात बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, और वो ये है कि यदि आप इतिहास में केवल दो बातों को ध्यान में रख लेते हैं, दो बातों में कौन सा, एक तो है समय, कालक्रम, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर चुका हूं, और दूसरा है कि जो शासक हुए हैं उनका चरित्र, मूलभूत चरित्र उनका क्या रहा है। मैंने अपने ऑनलाइन लेक्चर्स में जब भी शासकों के बारे में बात की है तो उनका जो केंद्रीय चरित्र रहा है उसकी तरफ खासकर स्टूडेंट्स का ध्यान दिलाया है, और उसी के आधार पर फिर उनकी जो नीतियां रही हैं, उनका जो व्यक्तित्व रहा है, उनके जो विचार रहे हैं, उसकी व्याख्या करने की कोशिश की है। तो आपके दिमाग में घटनाओं का जो समय होता है और जो सम्राटों के चरित्र होते हैं, केंद्रीय चरित्र,
उसकी जानकारी यदि है तो ये मान करके चलिए कि इतिहास के जो दूसरे क्वेश्चंस होंगे जो अनुमान लगाने पर आधारित होते हैं, आप बिल्कुल सही सही अनुमान लगा सकते हैं। ये मैं बात बिल्कुल प्रयोग के आधार पर कह रहा हूँ और पूरे उत्तरदायित्व लेते हुए कह रहा हूँ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ। तो दोस्तों, ये कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट सत्य थे जो प्री एग्जामिनेशन में इतिहास पर प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में। अब मैं आपके सामने कुछ उन टॉपिक्स को रखने जा रहा हूं जिनसे मैंने देखा है कि लगभग हर साल क्वेश्चन आ ही जाते हैं। देखिए, मैं हर साल कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप ढूंढने लगें कि नहीं ये तो नहीं पूछा गया, लेकिन सामान्यतया की बात, यानी कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि इनकी तैयारी तो आपको करनी ही चाहिए क्योंकि हर साल पूछे जाने की संभावना रहती है। यदि हम जनरल स्टडीज़ के पूरे पेपर को देखें तो आप पाएंगे कि 100 में से एवरेज 15 क्वेश्चंस हिस्ट्री पर पूछे जाते हैं, और हिस्ट्री में जो हिस्ट्री पर बेस्ड जो कल्चर होता है उसके प्रश्न भी शामिल हैं। वैसे हालांकि एक साल तो 20 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ अपने को 15 तक सीमित रखेंगे। तो ये कौन कौन से टॉपिक हैं, इसे आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लें। जैन धर्म और बौद्ध धर्म। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखें, जैन धर्म और बौद्ध धर्म पर एक न एक प्रश्न आता ही है, कभी कभी तो 2-2, 3-3 प्रश्न पूछ लिए गए हैं। इसकी बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए, लेकिन स्पेशली मैं कहूँगा कि अगर आप सामान्य तरीके की तैयारी करेंगे तो शायद आप इन प्रश्नों के उत्तर न दे पाएँ। जैन धर्म और बौद्ध धर्म पर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो बहुत ही महीन प्रकृति के होते हैं और बहुत ही जटिल प्रकृति के होते हैं, यानी कि इन दोनों को आपको बहुत विस्तार से जानना होगा। शायद उदाहरण से बताना ज़्यादा बेहतर हो सकेगा, तो मैं आपके सामने जो लेटेस्ट प्रश्न पूछा गया है उसे रख रहा हूं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रश्न को सुने तब आपको चरित्र पता लगेगा, है ना, कि आपको किस डायरेक्शन से तैयारी करनी है। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है, पहला। दूसरा, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। तीसरा, महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। ये 3 स्टेटमेंट हैं और इसके बाद फिर उपयुक्त कथनों में कौन से सही है, देखिए ABCD दिया हुआ है। तो अब आप देखिए, यदि आपने सामान्य तरीके से जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में जाना है तो आपके लिए इसका सही उत्तर ढूंढ पाना काफ़ी कठिन होगा। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म को आप अपेक्षाकृत काफ़ी विस्तार से पढ़ें। इसके बाद जो वैदिक संस्कृति के बाद जो दूसरे दर्शन आए, जिन्हें हम कुछ लोग अवैदिक दर्शन भी मानते हैं, कुछ लोग भौतिकवादी दर्शन मानते हैं, उन पर भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। हर साल नहीं तो अल्टरनेटिव ईयर्स में तो पूछे ही गए हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा सांख्य दर्शन के बारे में, वैशेषिक दर्शन के बारे में, न्याय दर्शन के बारे में, लोकायत के बारे में, और ये सब बहुत सरल है। इनकी आप सामान्य से भी जानकारी रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा, आप सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे अनुमान के माध्यम से भी। इसके बाद दोस्तों, जो भक्ति काल है, मैंने देखा कि भक्ति काल पर प्रश्न पूछ लिया जाता है। जब मैं भक्ति काल कह रहा हूं तो अगर उसके दार्शनिक पक्ष पर आप जाएंगे तो अद्वैतवाद है, द्वैतवाद है, सूफी दर्शन है, सगुण निर्गुण है, इस समय के कौन कौन से प्रमुख संत रहे हैं, उनकी विचारधाराएं किस तरीके की रही हैं, इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। और वैसे भी भक्ति काल इतना इम्पोर्टेंट है कि मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न आने की संभावना रहती है। दोस्तों, मैंने देखा है कि मंदिर निर्माण की जो कला है उस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि ठीक है, मूर्ति निर्माण की कला पर भी प्रश्न आए हैं, गुफा निर्माण की कला पर भी प्रश्न आए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रश्न जो पूछे गए हैं वो मंदिर निर्माण की कला पर है। तो मंदिर निर्माण की कला और मूर्ति निर्माण की कला, इन दोनों कलाओं के बारे में आपकी अच्छी जानकारी होनी। जैसे मंदिर निर्माण में नागर शैली, द्रविड़ शैली, मूर्ति निर्माण में गांधार शैली, मथुरा शैली, ये सब आपकी जानकारी में होने चाहिए। फ्रेंड्स, जो राजस्व व्यवस्था, जो रेवेन्यू सिस्टम है, मैंने देखा रेवेन्यू सिस्टम पर भी हर साल कोई ना कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है। इस अधिकारी का क्या नाम था, राजस्व व्यवस्था से इसका क्या संबंध था। तो रेवेन्यू सिस्टम में जो प्रश्न पूछे गए हैं, मैं आपको कुछ वंशों के नाम बता, कुछ पीरियड्स, केवल इससे आपका काम चल जाएगा।
आप गुप्त काल को बहुत अच्छे से देख लें, चोल वंश को बहुत अच्छे से देख लें, मुगल कालीन जो राजस्व व्यवस्था है उसे देख लें, और फिर ब्रिटिशर्स की जो राजस्व व्यवस्था है उसे थोड़ा देख लें, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखें और इस रूप में देखें कि नाम क्या क्या है। चुंगी को क्या कहा जाता है, फलाने को क्या कहा जाता है, इसे वसूल करने वाले अधिकारी का क्या नाम है। और साउथ पर आप थोड़ा सा ज़्यादा जोर दे दें, ध्यान दे दें, लेकिन साउथ में जो इतने भी वंश रहे हैं और उनके नाम कुछ इस तरीके के हैं कि उत्तर भारतीय विद्यार्थियों को शायद थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन साउथ इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए वो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग लगभग हर साल पूछा ही जाता है वो है कि जब ब्रिटिश भारत में आ गए और उनकी सत्ता स्थापित हो गई तो उन्होंने जो आर्थिक नीतियां लागू की, उन आर्थिक नीतियों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, और खासकर भारत की कृषि व्यवस्था और हमारे जो कारीगर थे उन पर क्या प्रभाव पड़ा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर क्या प्रभाव पड़ा, पूरी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। इन पर प्रश्न पूछा ही जाता है और ये बहुत ही साधारण सा टॉपिक है, यानी कि इस पर भी आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जानी चाहिए। अच्छी खासी और साधारण कहने का मेरा मतलब है कि इसमें याद करने के लिए बहुत सारे फैक्ट्स नहीं है। अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर इससे जो भी प्रश्न पूछा जाएगा आप बड़े आराम से उसका आंसर दे लेंगे। तो दोस्तों, एक और है जो मुझे मिल जाता है प्रश्न हर साल ही लगभग लगभग, लेकिन ये थोड़ा सा चुनौतियों से भरा हुआ है, और वो ये है कि स्थान दे दिए जाते हैं और फिर वो स्थान कहाँ है ये दे दिया जाता है। तो कहाँ है में कभी राज्य दे दिया जाएगा, कभी स्थान का नाम ही दे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई प्रमुख मंदिर दे दिया गया, या कोई स्थापत्य कला है, या कोई गुफा है, इस तरह की कोई चीज़ दे दी गई, और फिर उसके सामने दिखाया जाएगा कि ये किस राज्य में है या किस स्थान पर ही है, किस नदी के किनारे है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि सामान्य चीज़ों के बारे में नहीं पूछा जाता जो चर्चा में अक्सर आती रहती है। ये नहीं पूछा जाएगा कि साहब गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है या कैलाश गुफा कहाँ है, इस तरह से नहीं पूछे जाते। थोड़े से अननोन से तथ्य होते हैं। फिर भी आप इतिहास जब पढ़ेंगे तो अगर जहाँ भी आपको मौका मिलता है, थोड़ा सा मज़ा आने लगता है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि इसमें भी बात बन जाए। तो दोस्तों, ये मैंने आपको कुछ उन टॉपिक्स के बारे में बताया है जिनके लगभग लगभग हर साल पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं। दोस्तों, अब मैं आखिरी पॉइंट पर आता हूं, और वो है कि एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए किन किन टॉपिक्स पर आपको विशेष जोर देना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए, विशेष जोर देने की बात मैं कह रहा हूं, केवल इन्हीं पर जोर देने की बात मैं नहीं कह रहा हूं। मैं रिपीट कर रहा हूं, इन टॉपिक्स को आप कुछ ज़्यादा ध्यान से पढ़ लें, है ना। मैंने ये अपने ढंग से, अपने अनुभव के आधार पर, अपने प्रयोगों के आधार पर, ऑब्जर्वेशंस के आधार पर, कुछ फीलिंग्स भी आ जाती हैं पढ़ते हुए, उनके आधार पर तैयार किया है। तो आइए कुछ ऐसे टॉपिक्स को देख लेते हैं। मैं सीधे सीधे टॉपिक्स के नाम लेता जा रहा हूँ। सिंधु घाटी की सभ्यता और जो वैदिक संस्कृति है, इस पर आपकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए। कुछ हमारे एम्परर रहे हैं, सम्राट रहे हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य हैं, सम्राट अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर और शाहजहां। ये मुझे इम्पॉर्टेंट एम्परर मालूम पड़ते हैं। अभी के एग्जामिनेशन के बारे में ही ये मैं केवल बात कर रहा हूँ। इसके बाद जो गुप्तकालीन कला और साहित्य है और जो दूसरे क्षेत्र हैं कलाओं के, इस पर आपकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए, गुप्ता पीरियड के बारे में। इसी तरह से जो साउथ में चोल और जो पल्लव वंश रहे हैं, चोला डायनेस्टी और पल्लवा डायनेस्टी, इनका प्रशासन किस तरीके का रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके का रहा है, और कला के क्षेत्र में इनका क्या योगदान है। देखिए, जब हम मंदिर निर्माण कला की बात करते हैं और द्रविड़ शैली की, तो ये अपने समय में उत्कर्ष काल पर रहे हैं। तो ये जो दोनों शैलियाँ हैं, जो चाहे वो द्रविड़ शैली हो, चाहे कला के दूसरे क्षेत्र हो, इन दोनों वंश के पीरियड में अपने उत्कर्ष काल में रहे हैं। तो खासकर पल्लव वंश और चोल वंश के संदर्भ में प्रशासन और कला की आपकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए। विजयनगर साम्राज्य पर आप तैयारी जरूर करें, प्री की दृष्टि से भी और मेंस की दृष्टि से भी, और अच्छी तैयारी, खासकर इसमें भी प्रशासन और कला पर आपका ज़्यादा ध्यान होना चाहिए।
स्वतंत्रता आंदोलन के पूर्व हमारे जो कुछ विद्रोह हुए, खासकर जो जनजातीय विद्रोह हुए हैं, इनसे अब प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। उसमें से जो बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह है, देखिए विद्रोह बहुत सारे हुए हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण विद्रोह हैं उन्हें थोड़ा सा आप एक बार देख लें। बहुत ही सामान्य स्तर की जानकारी जरूरी है, आपको बहुत गहराई में, बहुत डिटेल में जाना नहीं है। फ्रेंड्स, 19th सेंचुरी में जो रेनेशा पीरियड हमारा रहा है, जिसे हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण कहते हैं, इस पर आपकी बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए। देखिए, जब मैं सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात कर रहा हूँ तो आर्य समाज है, ब्रह्म समाज है, प्रार्थना समाज है, थियोसॉफिकल सोसाइटी है, ज्योतिबा फूले जैसे लोग समाज सुधारक महान व्यक्तित्व हुए हैं, इन सब की जानकारी होनी चाहिए, इसकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, और मेंस के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों हम सीधे सीधे फिर अपने फ्रीडम मूवमेंट पर आ जाते हैं। फ्रीडम मूवमेंट से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर्स को देखने के बाद जो मुझे थोड़ा सा फील हुआ है, उसके आधार पर मैं आपको फ्रीडम मूवमेंट के कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ, इन्हें ध्यान से सुन लें। बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, होम रूल, खिलाफत और असहयोग आंदोलन, पार्लियामेंटो सुधार, भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935। दोस्तों, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 1935 है, इस पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इसे आप ये मान करके चलिए कि हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यहाँ से हम उसे पहले वाले में शिफ्ट कर देते हैं। और असल में इसे आप हिस्ट्री में भी रख सकते हैं और पॉलिटिकल साइंस में भी रख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। 1935 का तो रहा ही, आप जानते हैं। तो इनकी तैयारी अच्छे से होनी चाहिए, सुपरफिशियल तरीके से नहीं, बहुत अच्छे से तैयारी होनी चाहिए। भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935, साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं, क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन और कैबिनेट मिशन। ये कुछ इम्पॉर्टेंट घटनाएं हैं हमारे फ्रीडम मूवमेंट की। और इसके साथ ही खासकर महात्मा गांधी का जो पूरे के पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में जो रोल रहा है, उनकी जो भूमिका रही है, उन्होंने जो जो आंदोलन किए हैं, और यहाँ तक कि उनके जो रचनात्मक विचार भी रहे हैं, कुछ उस तरह का भी पैरेलल काम वो करते जाते थे ना, जैसे कि अस्पृश्यता निवारण के बारे में लगातार उनकी कोशिशें रही हैं। इन पर भी आपकी ठीक ठाक तैयारी होनी चाहिए। और वैसे भी मेन एग्जामिनेशन में तो आप देखते हैं कि गांधी जी पर लगभग प्रश्न पूछ ही लिया जाता है, तो वैसे भी आपको इसकी तैयारी करनी है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आपको बताने की कोशिश की है। मुझे व्यक्तिगत तौर पर ऐसा लगता है कि यदि आप इस तरह से तैयारी कर लेंगे तो एग्जामिनेशन में पेपर सॉल्व करने के दौरान डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा ही, क्योंकि वैसे भी ये जो टॉपिक्स हैं कुछ इस तरीके के हैं कि यदि आप इन पर अच्छी पकड़ बना लेते हैं तो इतिहास के बारे में जो अनुमान लगाने की आपकी कैपेसिटी है ऑटोमेटिक तरीके से बढ़ जाएगी। दूसरी जो छोटी सी सूचना है आपकी पूरी प्रिपरेशन के लिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, मैंने 2 किताबें लिखी हैं, भाग 1 और भाग 2, और किताब का शीर्षक है आप IAS कैसे बनेंगे। मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है और पूरी ईमानदारी के साथ लगता है कि ये पुस्तक आपके पास होनी चाहिए। प्रिपरेशन के दौरान आपके सामने जो भी प्रश्न खड़े होंगे, उन प्रश्नों के उत्तर ये पुस्तक आपको देगी, और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो सके, इसके लिए सही मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराएगी। यदि आप चाहें तो आप ये पुस्तकें ले सकते हैं, और इसका जो लिंक है वह नीचे दिया गया है। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, दूसरों के साथ इसे शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और हम लोग अब इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर अवेलेबल हैं, इसके लिंक नीचे दिए गए। तो दोस्तों, मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं, और इसी के साथ ही अब इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।